सुबह के 7 बजे मिश्रा निवास के दरवाजे की घंटी बजती है। अरे कोई नहीं है क्या अंदर? ऐसे तो 6 बजे ही भैया दुकान पर नमक मिर्च लेने पहुंच जाते हैं। दुकान ना भी खुली हो तो शटर उठवा कर राशन लेकर जाते हैं, और यहाँ जब पैसे देने की तारीख आती है तो सुबह के 7 बजे भी इनका दरवाजा बंद मिलता है। मोहन 2-3 बार बैल बजाता है पर कोई दरवाजा ही नहीं खुलता, इसलिए मोहन अब दरवाजे की कुंडी खड़काना शुरू करता है। ये हमारे दरवाजे की कुंडी कौन खड़का रहा है? बैल तो है, बैल बजानी चाहिए। ऐसे गवार किस्म के लोग भरे हैं आजू बाजू, इसीलिए कहता हूँ मम्मी कि आप फ्लैट ले ही लेता है, छोड़ भी तो इस मोहल्ले को, आग लगाओ। 50 रुपए की आमदनी में राजा साहब हवाई जहाज खरीदना चाहते हैं। जिसे गवार कहा जा रहा है ना, वो गवार नहीं है, थका हारा बेचारा है। हमारे दरवाजे की बैल खराब हो गई है। कल इसी बैल के चक्कर में मालिश वाली आकर लौट गई थी। कितनी मुश्किल से उसकी अपॉइंटमेंट मिली थी मुझे, इसीलिए तो कहती हूँ संडे को जब आप घर पर रहते हैं तो ये छोटी मोटी चीजों को रिपेयर करा दिया करो। पर नहीं, बिल्कुल सही कह रही है बहू। बाथरूम का शावर भी कितने दिनों से टपक रहा है, वो तो ठंड में जरूरत नहीं पड़ी इसलिए दिन निकल गए। अब तो गर्मी आ गई है, शावर से ही नहाएंगे ना सब। बस इसी बात पर तीनों अपनी ही सभा लगाकर बैठ जाते हैं। तभी गुस्से में कमर पर गमछा बांधे सुरेश बाथरूम के बाहर निकल कर आता है। दिमाग नहीं है इस घर में किसी को। दरवाजे पर कोई खड़ा है, यह नहीं कि दरवाजा खोल दे, अपनी ही जुगलबंदी शुरू कर लेते हैं। सुरेश जाकर दरवाजा खोलता है और दरवाजे पर होता है मोहन। क्या भैया, महीने की 31 तारीख आती नहीं, आप तो छूमंतर हो जाते हैं। भूल गए क्या राशन के पैसे देने हैं आपको? ये रहा बिल, और ये रही मेरी खाली जेब, डाल दीजिए इसमें 30,000 रुपए। अरे तो रुको ना, तेरे पैसे लेकर भाग तो नहीं रहा हूँ मैं। लाओ तो मम्मी, एक बार 30,000 रुपये तो दो। किस बात के 30,000? हाँ, हर महीने 25,000 ही लगते थे, इस बार 30,000 कैसे हो गए? पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? जो मन में आया मांग लिया प्रेम। अरे महीने का बजट है मम्मी, बाथरूम के साबुन से लेकर रसोई के दाल चावल तक सभी इन पैसों में तो हुआ है। कुछ एक्स्ट्रा खर्चे आ गए होंगे, महंगाई भी तो बढ़ रही है। ऐसी कौन सी महंगाई बढ़ गई कि बिल सीधा 5,000 ज्यादा आ गया, जबकि पिछले महीने तो घर पर मेहमान भी आए थे। इस महीने तो एक कौवे ने भी दहलीज नहीं लांगी और कुछ एक्स्ट्रा घर पर आया भी नहीं है। और नहीं तो क्या, यहाँ तो बाथरूम में साबुन तक नहीं होता नहाने के वक्त। दोनों हाथों से उड़ा उड़ा कर खर्च भी नहीं कर रहे हम, फिर कैसे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहा है ये मोहन? जरूर कैलकुलेशन में कुछ घपलेबाजी है। बिल को मेरे पास छोड़कर जा तू मोहन, मैं दुकान पर आकर पैसे पहुंचा दूंगा। वो कहते ना, जब तक खुद के हाथों से पैसे ना निकले तब तक खर्चे ना ही किसी को दिखते हैं ना ही चुभते हैं। आज जल्दबाजी में प्रेम ने अपनी माँ से महीने के खर्चे के पैसे क्या मांग लिए। प्रेमा को सारे फिजूल खर्चे दिखने लग गए। अब प्रेमा हर वक्त एक्स्ट्रा खर्चों पर नजर रखनी शुरू कर देती है। एक सुबह बाथरूम से प्रिया नहा कर आती है, उसके बाद बाथरूम में जाती है प्रेमा। रुक 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 बहू, क्या है ये? फर्श पर इतना झाग, साबुन से नहाती है तू या झाग से? ये जो टीवी एडवर्टीजमेंट में आता है ना, वो देखना छोड़ दे कि टब में झाग भर लिया और नहा लिया। वैसे झाग बनाने जाएंगे ना तो एक आदमी के पीछे एक दिन में एक साबुन खत्म हो जाएगा। हमें तो अपनी गृहस्थी चलानी है भाई। अरे मम्मी जी, वो झाग यहाँ इसलिए रह गया क्योंकि पानी पास नहीं हो रहा है। नाली की जाली में पता नहीं कुछ न कुछ फंसा रहता है, पानी पास ही नहीं हो रहा। अरे तो जरा हाथ डालकर देख लेती बहू, हाथ लगाने से मैली तो नहीं हो जाती तू? ये भी नहीं कि कोई बाहर से आकर नहा कर जा रहा है, हम ही तो नहाते हैं इस बाथरूम में। प्रिया को तो शौक लग जाता है। वो सास जो प्रिया की सहेली की तरह दिन भर उसकी साइड लेती रहती थी, आजकल उसे टेढ़ा जवाब दे रही थी। पता नहीं क्या हो गया है मेरी माँ जैसी सासू माँ को। पहले तो ऐसी नहीं थी मम्मी जी, कुछ दिनों से देख रही हूँ मेरे कमरे में भी आकर कुछ न कुछ चेक करती रहती है मम्मी जी। आज ही अपने सर से नमक वार कर फेंकूंगी। पता नहीं किसकी बुरी नजर लगी हम सास बहू की जोड़ी को। नजर लगी कहाँ थी, नजर तो अभी लगने वाली थी। अपने कमरे में बैठी अपने बालों को कंघी करती हुई प्रिया खुद से बातें कर रही थी कि अपने हाथ में छोटी सी साबुन की टिकिया लिए प्रेमा उसके कमरे में आती है। कितना प्यारा साबुन का टुकड़ा है मम्मी जी, पर आप इसे मेरे कमरे में लेकर क्यों आई? बाथरूम के पानी पास होने वाली नली की जाली में ये फंसा हुआ था बेटा। अगर तू जाली जरा साफ करने का कष्ट करती तो तुझे पता चलता। बेचारे तेरे पापा जी जब भी नहाने जाते हैं उन्हें साबुन मिलती नहीं, क्योंकि साबुन तो फिसल फिसल कर फ्लोर ड्रेन में फंस जाती है, जिस कारण पानी भी ठीक से पास नहीं होता। हाँ भी ना मम्मी जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे नया साबुन फिसल कर फ्लोर ड्रेन में चला गया। हमारे बाथरूम की नाली खुद इतनी सी तो है और इतू सा है ये साबुन, इतने में से होता ही क्या है? बस अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया। ये सब तेरी लापरवाही का ही नतीजा है बहू। ये जो इतना सा लग रहा है ना तुझे, न जाने ऐसे कितने साबुन नाली में गए होंगे जो पिघल पिघल कर खत्म हो गए। वो तो ये बेचारा साइड में चिपका हुआ था तो मेरे हाथों में आ गया। आज है बृहस्पतिवार, आज तो ना मैं साबुन से नहाती हूँ ना तुम्हारे पापा जी, और प्रेम तो सालों में कभी नहाता है। यानी ये साबुन तुम्हारी गलती से नाली में फंसा है।
अब पता नहीं फंसा भी है या तुम साबुन छोटा होते ही उन्हें फेंक देती हो। रोज तुम्हें नया साबुन चाहिए। परसों ही ना प्रेम से वो D10 करने वाला साबुन लाने को कह रही थी तुम। वहाँ समधी जी बर्तन धोने वाले साबुन से हाथ पैर घिस लेते हैं और यहाँ बेटी को साबुन की बर्बादी नहीं लगती। मैं आपकी बातों को मजाक में टालती जा रही हूँ। उसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे मायके तक चली जाएंगी। मम्मी जी, आप कहना क्या चाहती हैं कि घर का सारा खर्चा मेरे साबुन के कारण हो रहा है? इतना कितना साबुन लगा लेती हूँ मैं भाई। देखा जाए तो महीने के खर्चे में 7-8 हजार का फेर हो रहा है। अब वो 7-8 हजार रुपए महंगे महंगे साबुन मंगवा कर तूने कैसे खर्च किए, ये तो तू ही बता सकती है। छी मम्मी जी, तो ये सब वहाँ से आ रहा है? बजट जरा सा क्या बिगड़ा, आपने तो अपनी औकात दिखा दी। मेरे साबुन से नहाने के कारण अगर आपका बजट बिगड़ रहा है तो मैं कसम खाती हूँ इस घर में अब मेरे लिए साबुन नहीं आएगा, न ही इस घर में आया हुआ साबुन मैं इस्तेमाल करूंगी। अब अगर इसी पल पर्दे पर इंटरवल चमक उठे तो किसी मसाला फिल्म से कम धमाका ना हो। जो बहू कल तक सास की हमराज थी, आज उसने कभी साबुन का इस्तेमाल न करने की सौगंध खा ली थी। अब बेचारी प्रिया इस कसौटी पर खरी उतरती तो कैसे? अरे नहीं सुषमा चाची, सिर्फ खरा नहीं उतरना मुझे। ऐसा थोड़ी ना है कि मैंने बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया। रहूंगी बिना साबुन के, मर रही हूँ क्या मैं? पर ये बात साबुन की नहीं है, बात है मम्मी जी के होश ठिकाने लगाने की। ये सारी बातें सब्जी मार्केट में खड़ी खड़ी कर लेगी क्या तू बेटा? अगर तेरी सास ने मुझे तेरे साथ देख लिया ना तो फिर तो राम ही बचा है। ऐसे ही अपनी देवरानी को फूटे आंख नहीं देखना चाहती वो। तू मेरे घर चल, वहाँ लगाते हैं दिमाग। प्रिया अपनी चाची सास के घर पर बैठी आइडिया ढूंढ रही थी। सुषमा भी अपना दिमाग बराबर से लगाने की कोशिश कर रही थी। तभी कमरे से सुषमा की बहू प्रियंका उछलते कूदते बाहर आती है। ये देखो मम्मी जी, फाइनली मैंने बना लिया DIY होममेड सनस्क्रीन। DIY होममेड सनस्क्रीन? आप घर पर सनस्क्रीन भी बना लेती हो? वाह भाभी, और क्या क्या बना लेती हो? साबुन बना लेती हो क्या? साबुन तो सबसे पहले बनाना सीखा था मेरी प्रियंका ने। उसके बाद तो बॉडी लोशन क्या, आंखों का काजल क्या, सब कुछ घर पर ही बनाती है प्रियंका। बस ये ना सनस्क्रीन नहीं बना पा रही थी। पल्लो वो भी बना लिया मेरी बहू ने। SPF 50 है ना बेटा? SPF 220 कहिए चाची जी, क्योंकि अब मेरी सास को यानी कि आपकी जेठानी को लगने वाला है झटका। और अपने घर जाकर प्रिया सबसे पहले रसोई से कॉफी की बोतल निकालती है। कॉफी तो मिल गई, अब बारी है तेल की। पर तेल जब तक मम्मी जी के कमरे से नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आएगा। तो नारियल का तेल मैं ले लूंगी पापा जी वाला, बाकी सोडे का तो इंतजाम रसोई से हो ही जाएगा। और प्रिया चुपके से अपने ससुर जी के कमरे में जाती है और उनकी फेवरेट नारियल तेल की शीशी उठाकर अपने पास ले आती है। मैं ये सब कुछ तो ले आई। भाभी, आपने जो कहा था वो सारा है, अब बताओ करना क्या है? प्रिया एक एक स्टेप प्रियंका से पूछती जाती है और वैसे वैसे घर पर ही साबुन बनाती जाती है। बस हो गया, इस मोल्ड में डालकर सेट होने के लिए रखना है। सही है भाभी, अगर ये साबुन बन गया ना फिर तो मजे ही मजे हैं। अब साबुन कोई 2 घंटे में तो बन नहीं जाता। शाम को प्रिया के पास आती है फरमाइश कॉफी की। ये वर्क फ्रॉम होम का बोल करना बॉस डबल काम देते थे, सर फट जाएगा मेरा। जल्दी से एक हार्ड कॉफी बना दो ना प्रिया, बहुत हेडेक हो रहा है। कॉफी की शीशी ला कर दे दो, फिर बना देती हूँ। कॉफी खत्म हो गई है? अभी तो आई थी। इस घर में सिर्फ मैं ही हूँ जो चाय पीती हूँ, बाकी सब तो कॉफी पीते हैं। तो हिसाब मुझसे ना पूछा जाए वही अच्छा होगा। अब कॉफी सभी को पीनी थी तो मंगवानी तो पड़ती है। प्रेम बाजार जाकर कॉफी का नया बॉटल ले आता है। अगली सुबह अपने घर पर बनाई हुई साबुन की टिकिया लेकर प्रिया नहाने जाती है और उसे अपने साथ ही वापस ले आती है। ये बहू ऐसे खिली खिली कैसे लग रही है? वो भी 4 दिन बिना साबुन से नहाए। ऐसे गर्मी में रहना तो बड़ा मुश्किल है। आप बिना प्रेमा जी बच्चों वाली हरकतें करती हैं। क्या जरूरत थी आपको साबुन बाथरूम से हटाने की? बेकार में बात को बढ़ा रही हैं आप। आपकी प्यारी बहू ने मुझे चुनौती दी थी, अब साबुन मैं बाथरूम में ही छोड़ दूंगी तो क्या वो नहा नहीं लेंगी? 4-5 दिन और निकलेंगे ना तो आ जाएगी अकल ठिकाने और फिर खुद ही मुझसे माफी मांगेगी। छोड़िए, मुझे बोलना ही नहीं है। जरा जाकर मेरे कमरे से नारियल तेल ले आइए और मेरे सर की मालिश कर दीजिए, फिर मैं भी नहाने जाऊं। प्रेमा कमरे में जाती है और पूरे कमरे में नारियल तेल की शीशी ढूंढती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। मिलती भी कैसे? वो तो प्रिया अपने कमरे में ले जा चुकी थी। मेरे साबुन के पीछे पड़ी थी ना मम्मी जी आप। अब देखिए खर्चे कैसे बढ़ाती हूँ मैं आपके। अब फिर से करण को जाना होगा और इस बार नारियल के तेल का बोतल लाना होगा। इसी तरह आज का दिन भी बीत जाता है, पर प्रिया का एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं होता। कॉफी के सोप के बाद बारी थी हल्दी चंदन के सोप की। अब बारी है मम्मी जी के उस चंदन की जो वो अपने मायके से लेकर आई थी। मम्मी जी की प्यारे चंदन, अलमारी से बाहर आने का वक्त आ गया है। बाकी हल्दी तो रसोई में है ही। तो ऐसे 2 खर्च और बढ़ गए।
मेरे नहीं, महीने के बजट के। अगली सुबह नाश्ते के टेबल पर सभी के लिए प्रिया नाश्ता लगाती है। इससे बस काम चोरी करवा लो। एक सच क्या बोल दिया मैंने, ऐसे नाक सुझाकर बैठी है कि क्या कहूँ। पहले मुझे लगा कि ये इसका बचपना है, पर नहीं, ये तो खाना बनाने में भी खोट करने लगी। समझ में भी आता है तुझे बहू कि खाना बनाना कितने पुण्य का काम होता है। खुश नसीब है तू जो हम तीनों का पेट भरने का मौका मिल रहा है। इनसे तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ पापा जी, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है खाने में? मसाले बराबर डाले हैं मैंने, सब्जी भी वही बनाई है जो रोज बनाती हूँ। अरे बहू, तू तो जानती है ना तेरी सास को, उसे सिर्फ अच्छा स्वाद नहीं चाहिए, उनके लिए खाना दिखने में भी अच्छा होना चाहिए। आज लगता है तो खाने में हल्दी डालना भूल गई है। नहीं पापा जी, मैं भूली नहीं हूँ, रसोई में हल्दी थी ही नहीं। कल ऐसे भी प्रेम इतनी रात गए ऑफिस से आए थे। अब सुबह सुबह मैं उन्हें फिर से बाजार नहीं भेजना चाहती थी, इसलिए बिना हल्दी की सब्जी बना दी। हल्दी कैसे खत्म होगी बहू? मम्मी जी, राशन तो घर के सभी लोगों के लिए आता है, ना कि सिर्फ मेरे लिए। वो खत्म हो रहा है तो ये कोई नई बात नहीं है। पहले मैं खुद जाकर राशन ले आती थी, लेकिन इस बार जब आपने मुझ पर साबुन के पीछे पैसे खर्च करने का आरोप लगा दिया है ना, तो अब से जो भी राशन खत्म होगा वो आपकी नजरों के सामने ही आएगा और प्रेम जी ही जाकर उसे लेकर आएंगे, ताकि आपको ये न लगे कि मैं बाजार जाकर फिर से साबुन खरीद लाई हूँ। ये बहू अब कुछ ज्यादा नहीं कर रही। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे थे, प्रिया के शौक और साबुन की वैरायटीज भी बढ़ रहे थे। आज शीशे के सामने प्रिया देखती है कि उसके चेहरे पर आ रही है पिंपल। OMG, ठीक कहती थी मम्मी कि मार्केट की कॉस्मेटिक यूज मत कर बेटा, 2 मिनट के लिए ग्लो देंगे फिर सारी खूबसूरती का सत्यानाश कर देंगे। प्रियंका भाभी को फोन करती हूँ, अब वही कुछ बताएंगी। प्रिया लगाती है प्रियंका को कॉल। इस पिंपल की प्रॉब्लम, वैसे तो इस प्रॉब्लम के लिए मैं आपको क्रीम भी बता सकती हूँ, पर मुझे लगता है क्रीम से बेटर होगा साबुन, नींबू शहद का साबुन। साबुन में ना आप दूध और दही का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, ताकि आपकी फेस की स्किन और भी सॉफ्ट हो जाए। एक बार इस सोप को बना लीजिए, उसके बाद केसर और शहद का साबुन बनाने की रेसिपी बता दूंगी मैं आपको। क्या ग्लो देता है केसर, पर उससे पहले ना पिंपल ठीक कीजिए। सच में भाभी, यानी कि अब दूध की हेराफेरी भी कर पाऊंगी मैं। सही है, सही है। इस बार 30 की जगह 40,000 का खर्चा नहीं लगाया ना मैंने, तो मेरा नाम भी प्रिया नहीं। प्रिया प्रियंका से फोन पर बातें कर रही थी, तभी दरवाजे से दूध वाला आवाज लगाता है। दूध ले ले बहू, या फिर अब इन कामों में भी काम चोरी करेगी। चलिए भाभी, मेरे साबुन का इंग्रेडिएंट आ गया है, मैं फोन रखती हूँ। चाय बनाने वाले दूध का प्रिया इस्तेमाल अपने साबुन के लिए करना शुरू कर देती है। क्या नींबू, क्या शहद, क्या दूध, क्या दही, सारी चीजों को मिलाकर प्रिया बनाती है अपना साबुन। शाम को रोज की तरह सुरेश दुकान से वापस आता है और अपनी बहू को आवाज लगाता है। बहू जरा चाय तो देना। बैरी हो गई है क्या बहू? जरूर अपनी माँ से फोन पर बातें कर रही होगी। रुकिए, अभी जाकर कान खींचती हूँ इसके। प्रेमा जैसे ही चेयर से उठती है, रसोई से हाथ में चाय का ट्रे लिए प्रिया बाहर आती है। वो आपके लिए स्पेशल चाय बना रही थी ना पापा जी, इसलिए जरा देर हो गई। ये आपके लिए बिना दूध की चाय, और ये आपकी बिना दूध की और बिना शक्कर की चाय मम्मी जी। हमारे घर में बिना दूध की चाय कौन पीने लगा बेटा? मेरा पेट थोड़ी ना खराब है जो तू मुझे बिना दूध की चाय दे रही है। अब बार बार मुझे बोलना बनता नहीं है पापा जी कि ये नहीं है वो नहीं है। अभी अभी तो आप आए हैं, अब मैं ये कह दूंगी कि दूध खत्म हो गया, आप जाकर दूध ले आओ, तो अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए बिना दूध की चाय बनाकर ले आई। हाँ, ठीक है, चल जाओ। इसी तरह 1 महीना पूरा हो जाता है। अगले महीने 7 बजे मोहन दरवाजे पर नॉक करता है। क्या भैया, इस बैल को बनवा लो। 10 मिनट बैल बजाता हूँ, फिर याद आता है आपके घर का तो बैल ही खराब है। वैसे लगता है एक बार दोनों हाथ खोलकर खर्च किया आपने, पूरे 45,000 का बिल बनाया। क्या? इल्जाम मेरे साबुन पर लगाया जा रहा था। अब आज आप ही देखिए मम्मी जी, साबुन तो इस महीने मैंने इस्तेमाल ही नहीं किए। ये सब आपकी गलती है मम्मी। राशन का काम जब तक प्रिया के हाथों में था, वो सब कुछ ऐसे मैनेज कर रही थी। अगर गेस्ट आते भी थे या ना भी आते तो खर्चा बैलेंस रहता था। अब अगर बार बार ऐसी छोटी मोटी चीजें मैं लाता रहूंगा तो बिल तो बढ़ेगा ही। क्या जरूरत थी आपको बेकार में प्रिया से साबुन के मैटर पर बहस करने की? ये सब मेरे कारण हुआ है बेटा। घर की गृहिणी अगर उदास रहती है तो खर्च बढ़ ही जाते हैं। निकलने लगे ना बेफिजूल में पैसे हाथों से। मुझे माफ कर दे बहू, तुझे जिस साबुन से नहाना है पूरे बाथरूम में झाग कर दे। अब मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी। और इस दिन के बाद प्रिया घर की चीजों से साबुन बनाना छोड़ देती है। कंचन की सास लीलावती का अभी कुछ दिन पहले ही देहांत हो गया था। कंचन अपनी सास के जाने से काफी दुखी थी। अरे इसलिए नहीं कि वो उनसे बहुत प्यार करती थी, बल्कि इसलिए कि अब कंचन को समझ में नहीं आ रहा था कि खाने में आखिर बनाना क्या है। हाँ,
खाना तो वो पहले भी बनाया करती थी, लेकिन उसकी सास रोज की सब्जियां और मेन्यू तैयार कर दिया करती थी, इसलिए उसे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अरे ऐसे क्यों बैठी हो? माँ जी की बहुत याद आ रही है। मुझे नहीं पता था कि तुम माँ से इतना प्यार करती थी। अरे पापा, मम्मी को खाने में क्या बनाना है ये समझ में नहीं आ रहा, इसलिए दादी को इतना याद करी है। उन्होंने तो कल से कोई सब्जी भी नहीं ली है। क्या? आज तुमने खाना नहीं बनाया? आप ही बता दीजिए ना क्या बनाना है, मैं अभी बना देती हूँ। अरे मैं कैसे बताऊं कि क्या बनाना है? मुझे क्या पता तुम कौन सी सब्जी कब बनाती हो या कौन सी सब्जी पड़ी है फ्रिज में। वैसे तो माँ जी सारी सब्जियाँ लिया करती थी, मैंने तो आज तक सब्जी भी नहीं ली। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बनाना है। अरे पर कुछ तो बनाना पड़ेगा ना। आज तो ठीक है, मैं ऐसे ही ऑफिस चला जाता हूँ, लेकिन रात को कुछ अच्छा सा बना कर रखना। एक काम करो, पास में सुनीता बहन जी रहती है ना, उनसे पूछ लो उन्होंने क्या बनाया है, वहां से तुम्हें शायद कोई आइडिया मिल जाएगा। ऋषभ के कहने पर कंचन अपने रसोई की खिड़की खोलती है और सुनीता से बातें करने लगती है, ये पता लगाने के लिए कि उसने आज खाने में क्या बनाया है। अरे कैसी हो कंचन, तुम्हारी सास के बारे में सुनकर ना बड़ा दुख हुआ। हाँ, दुख तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। हाँ, अब ये तो संसार का नियम है। वैसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बना रही हो? आज ना मैं पालक छोले बना रही हूँ, मेरे पति और बेटी को बहुत पसंद है। अच्छा, पालक छोले चावल के साथ या रोटी के साथ? हमारे घर में चावल के साथ ही सबको अच्छे लगते हैं, इसलिए पालक छोले और चावल बना दिए, साथ में प्याज का रायता भी बना दिया। अच्छा, बढ़िया है फिर तो। हाँ, वो क्या है ना, हमारे घर में सबको खाने का बड़ा ही शौक है, इसलिए रोज़ कुछ ना कुछ नया सोचना पड़ता है। ऋषभ सही कह रहे थे, सुनीता से मुझे भी आइडिया मिल गया। मैं भी छोले पालक चावल ही बना देती हूँ और साथ में रायता। क्या हुआ, कुछ सोच रही हो क्या कंचन? कोई काम था? नहीं नहीं, काम तो हो गया बस। कंचन ठीक वैसे ही खाना बनाती है जैसे सुनीता ने अपने घर में बनाया था, वही पालक छोले चावल और रायता। रात को जब उसके पति ऋषभ घर आते हैं तो उन्हें ये खाना देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। वाह कंचन, आज क्या खाना बनाया तुमने? छोले पालक, साथ में जीरे वाले चावल, पापड़ और रायता भी। हाँ मम्मी, आज तो खाने में स्वाद ही आ गया सच में। मुझे थोड़े पालक छोले और देना। हाँ हाँ, लो ना, मैंने बहुत सोचकर तुम दोनों के लिए खाना बनाया है। आज तो तुम्हें नेक देना बनता है, माँ होती तो वो दे देती, लेकिन अब माँ नहीं है तो मुझसे ही ले लो। ये लो 501 रुपये। वाह, एक बार सुनीता ने जो बनाया है वो बना दिया तो सब लोग इतने खुश हो गए। अब तो मुझे सुनीता पर नज़र रखनी पड़ेगी कि वो क्या क्या बना रही है। अगले दिन से कंचन ने सुनीता पे नज़र रखना शुरू कर दिया था कि वो क्या सब्ज़ी ले रही है, क्या फल ले रही है और क्या राशन का सामान ले रही है। अरे, सब्जी वाली तो आ गई है, लेकिन सुनीता क्यों नहीं आई अभी तक? पता नहीं आज क्या बनाने वाली है। आ गई। चलो मैं भी चलती हूँ और देखती हूँ आज क्या बना रही है वो। आप बोलो, आपको क्या दूँ भाभी? अब हाँ, ले रही हूँ ना सब्जी, पहले सुनीता को तो आने दो। अरे वो सब्जी नहीं लेने वाली, आपको मैं दे देती हूँ, बोलो जल्दी क्या चाहिए? अरे थमो, सब्र करो, देखो बस वो आ ही रही है। आज क्या क्या लाई हो? टमाटर है, गोभी है, आलू है, शिमला मिर्ची। बोलो आपको क्या चाहिए भाभी? एक काम करो, मुझे आधा किलो टमाटर दे दो और शिमला मिर्च दे दो। आज मैं सोच रही हूँ दाल चावल और साथ में भरवा शिमला मिर्च बना दूँ, चटपटा सा। ठीक है भाभी। मुझे भी ना आधा किलो टमाटर और शिमला मिर्च दे दो। और कुछ चाहिए क्या आपको? सुनीता, तुम और क्या ले रही हो? नहीं, बस कल आलू के पराठे बना दूंगी सबके लिए दही के साथ। चलो मेरा काम तो हो गया। क्या कुछ कहा क्या तुमने? अरे नहीं, मैं कह रही थी बहुत काम पड़ा है, चलती हूँ। हाँ ठीक है। कंचन का 2 दिन का काम तो हो गया था। उसे 2 दिन क्या क्या बनाना है उसका मेनू मिल चुका था और कंचन के बनाए हुए खाने से उसके पति और बेटे भी खुश थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि नकल करने के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है, बस वही तो हमारी कंचन के पास नहीं थी। वो तो बस रोज़ पड़ोसन का खाना बनाए जा रही थी बिना अपना कुछ भी दिमाग लगाए। जल्दी से खाना लगाना, बहुत जोरों की भूख लगी है।
हाँ मम्मा, मुझे भी आज तो मैंने पढ़ाई भी की है, भूख भी इतनी ज्यादा लगी है। अरे हाँ, गर्मा गर्म खाना तैयार है, अभी लेकर आती हूँ। आज लगता है मम्मी ने कुछ गर्मा गर्म पुलाव बनाया है। साथ में ठंडा ठंडा रायता मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। हाँ, आजकल तो कंचन बहुत सोच समझ कर अच्छा सा मेनू ही तैयार करती है। बढ़िया ही बनाया होगा। ये देखो, गर्मा गर्म खाना आ गया। आज क्या गर्मा गर्म भाई? खिचड़ी गर्मा गर्म बनाई है, ऊपर से तड़का भी लगाया है। खिचड़ी क्यों बनाई आपने? हमारे घर में तो कोई बीमार नहीं है। मुझे तो लगा कुछ पुलाव वगैरह बनाया होगा। ये खिचड़ी सुनकर तो मेरा खाने का मन ही मर गया। अरे खिचड़ी इतनी अच्छी होती है, खाकर तो देखो। मम्मी साथ में रायता बनाया होगा, वही ले आओ। रायता तो नहीं है, दही है, वो ले आती हूँ। छोड़ो, आज ये समझ कर ही खा लेता हूँ कि हॉस्पिटल में हूँ। कल कुछ मज़ेदार सा बनाना कंचन प्लीज़। हाँ ठीक है, लेकिन आज तो ये खिचड़ी खा लो। ऋषभ और नील ने मन मारकर खिचड़ी खा तो ली, लेकिन कंचन तो सुनीता की नकल उतारने में लगी हुई थी। सुनीता के घर में कुछ दिन से उसकी बेटी और पति बीमार थे, इसलिए वो उनके लिए रोज खिचड़ी या सूप ही बनाया करती थी। इसी चक्कर में हमारी कंचन भी बिना सोचे यही पड़ोस का खाना बना दिया करती। आज दाल का सूप? अरे हम बीमार नहीं है और ना ही हमें अपना वजन कम करना है कंचन। खाना जब सामने हो ना तो ऐसी बातें नहीं करते। चलो चुपचाप खा लो। मुझसे अब ये नहीं खाया जाएगा, मैं जा रहा हूँ बाहर से खाना खाने। हाँ हाँ जाओ जाओ, मैं ही पागल हूँ कि तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत करके इतना सब बनाती हूँ। जाओ तुम लोग बाहर का ही खाना खाओ। मम्मा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। नील बैठ जा, चल पी ले सूप। ऋषभ और नील कुछ बोल भी नहीं सकते थे कंचन को, क्योंकि वो रोने लग जाती थी। किसी दिन उन्हें बीमारों वाला खाना मिलता था, लेकिन आज तो कंचन ने उनकी दावत ही करवा दी थी। ये क्या है भाई? आज खाने में है बिरयानी, पनीर की सब्जी, नान, मटर पुलाव, हरियाली कबाब और मीठे में हलवा। आज किसी का जन्मदिन है क्या जो ऐसा खाना बनाया है आपने? हाँ, आज वैसे पास वाली सुनीता बहन जी के घर भी किसी का जन्मदिन था ना। जब मैं ऑफिस से आ रहा था तब उनके घर पार्टी चल रही थी। कहीं तुमने उन्हें देखकर तो ये सब नहीं बना दिया? अरे तुम लोग वो छोड़ो ना, तुम लोगों को खाने से मतलब है ना, चलो खाओ। माँ, कल मुझे स्कूल के साथ पिकनिक पे जाना है, वो भी पहाड़ों पर। इतना सब भारी खाना खाऊंगा तो कल मैं जा ही नहीं पाऊंगा। हाँ कंचन, और आज तो मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द भी है। मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब खा पाऊंगा। जब तुम लोगों को खिचड़ी खिलाती हूँ तो भी कोसते हो। अब इतना सारा खाना मैंने 3 घंटे खड़े रहकर बनाया है, तो भी तुम लोग मुझे कोस रहे हो। हे भगवान, क्या किस्मत है मेरी। मैं इनके लिए कितना सोचती हूँ और मेरा परिवार है कि अन्न का ही अपमान कर रहा है। ऐसी बात नहीं है कंचन। कोई बात नहीं, मैं ये खाना गरीबों में बांट देती हूँ, मत खाओ तुम लोग। नहीं नहीं मम्मा, हम लोग खा रहे हैं। आपने सच में इतनी मेहनत से बनाया है। आइए पापा। हाँ सही कह रहा है तो। अब इतना सब बन ही गया है तो खा लेते हैं। नील और ऋषभ ने उस रात इतना सब खा तो लिया था, लेकिन अगली सुबह नील की हालत नहीं थी पिकनिक पर जाने की, और ऋषभ वो तो बाथरूम से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। आज तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा कंचन, इसलिए अपने इस दिमाग को बिल्कुल शांत रखना। सच में? मैं तो सोच रही थी आज सुनीता जी पालक पनीर की सब्जी बना रही है तो मैं भी। नहीं 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 नहीं। दोनों साथ में चीखते हुए अंदर चले जाते हैं। पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। कंचन खाना तो पड़ोस वाली को देखकर ही बना रही थी, लेकिन इसके अलावा सुनीता जो भी चीज़ें मार्केट से लेती, कंचन भी वो चीज़ें ले लेती, बिना ये सोचे कि वो कितनी सस्ती है या महंगी। अरे वाह सुनीता, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है चाय की। हाँ, ये ना बहुत ही स्पेशल चाय है, पहाड़ों से आती है ये चाय। मेरी मासी वहाँ रहती है ना, तो उन्होंने मंगवा कर दी है मुझे। इसे पीकर ना कोई भी चाय का फैन हो जाता है। अच्छा, नाम क्या है इस चाय का? क्या हम इसे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल मंगवा सकते हैं। इसका नाम है हरियाली चाय। एक बार पियोगी ना तो कभी इसे भूल नहीं पाओगी। अच्छा, तो फिर मैं आज ही इसे ऑर्डर कर देती हूँ। ठीक है। सुनीता ने जिस चाय का नाम बताया था वो कंचन ने ऑर्डर कर दी, और अगले दिन वो चाय का पैकेट घर पर भी आ गया। आपका पार्सल है। अच्छा कंचन, तुमने कुछ मंगवाया था क्या?
हाँ, मैंने चाय का पैकेट मंगवाया है। वो सुनीता बहन जी कह रही थी कि इस चाय को पीने के बाद कोई भी इसका फैन हो जाता है। अच्छा, कितना हुआ भैया? आपके हो गए 5,000 रुपए। क्या मम्मा, आपने कितने पैकेट मंगवाए चाय के? मैंने तो एक ही ऑर्डर किया है पैकेट। अरे तो ये 5,000 रुपये क्यों मांग रहा है हमसे फिर? क्योंकि इस चाय का एक पैकेट 5,000 रुपये का ही है भाई साहब। ये हरियाली चाय है, पहाड़ों से आती है। मम्मी, आपने इतनी महंगी चाय क्यों मंगवाई? अरे तुम लोग एक बार इसे पीकर तो देखो, तुम लोग ना सब कुछ भूल जाओगे। मम्मी, इस चाय को पीने के बाद तो हम चाय पीना ही छोड़ देंगे। अब ये लीजिए 5,000 रुपये। अच्छा, तुम्हें किसने बताया इस चाय के बारे में? वो कल सुबह ना सुनीता चाय बना रही थी, तभी मैंने पूछ लिया था उससे और मैंने ऑर्डर कर दी चाय। पापा, इस चाय को पीना है या लॉकर में रखना है? छुपाने की ज़रूरत आजकल तुम्हारी मम्मी को पड़ रही है। न जाने किस दिन क्या कर दे, कौन सा बिल फाड़ दे हम पर। अब तो मुझे सच में अपनी मम्मी की याद आ रही है। मम्मा! कंचन का तांडव खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कभी 5,000 रुपये वाली चाय मंगवा देती, कभी मेहमानों के आगे खिचड़ी परोस देती। ऋषभ और नील तो जैसे तैसे उसे सहन कर रहे थे। अब कंचन के लिए एक दुखद खबर आ गई। अरे कुछ बताओगी भी कि आखिर हुआ क्या है? कब से बस रोए जा रही हो? हाँ मम्मी, हुआ क्या है? कुछ बताओ तो। आप तो बस 2 घंटे से रोए जा रही हो। सुनीता जी हमारे पड़ोस से चली गई है। उन्होंने नया मकान ले लिया है। अब मैं खिड़की से किसे देखूंगी? हे भगवान, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्या पड़ोस वाली सुनीता आंटी चली गई? पापा! भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है बेटा। आखिरकार आपने मेरी सुन ही ली भगवान। पापा, हमें पड़ोस के खाने से छुटकारा मिल गया। अब जानिल, जाकर हलवाई की दुकान से पेड़े लेकर आ। मुझे भगवान को धन्यवाद करना है। तुम दोनों ये कैसी बात कर रहे हो? अब मैं क्या खाना बनाऊंगी? पहले माँ जी, अब सुनीता चली गई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कल क्या बनाना है। अब तुम अपनी पसंद का कुछ भी बना देना कंचन, इतना उदास मत हो। हाँ मम्मी, पहले तो उनके घर में कोई बीमार हो तो हमें भी बीमारों वाला खाना खाना पड़ता था। अब तो आप खुद से सोचकर कुछ बना देना। सब्जी भी आपको जो लेनी है वो लेना। धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी। चलो पापा, आज हम कुछ बाहर से खाना मंगवाते हैं। अरे तू जाकर पहले पेड़े तो लेकर आ। नील और ऋषभ ने आज बड़े दिनों बाद चैन की सांस ली थी। दोनों बड़े ही खुश थे और आज खाने की टेबल पर बैठते हुए। देखा, आज मम्मी ने चाहे टिंडे ही क्यों ना बनाए हो, चुपचाप खा लेना, कोई नखरे मत करना। हाँ पापा, मैं कोई नखरे नहीं करूँगा। मुझे भी पता है मम्मी को खाना सोचने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। ये रहा आज का खाना। क्या बनाया है वे खाने में? यह है फल, ये ओट्स का चीला और ये सलाद। आपने आज ये सोचा खाने में? अरे हमारे पड़ोस में नए पड़ोसी आए हैं ना, नीलम बहन ही नाम है उनका। वो ना बहुत डाइट वाला खाना बनाती है, तो मैंने भी। डाइट? इसका मतलब आज से हमें भी डाइट वाला खाना मिलेगा? पापा! भगवान, आपको पेड़े पसंद नहीं आए थे क्या? तो बता देते। अरे खा कर तो देखो, ये तो कुछ भी नहीं है। कल तो मैं तुम दोनों के लिए करेले के पराठे, काली दाल का सूप, दूधी का रस, ये सब बनाने वाली हूँ। पापा, मुझे लगता है हमें ये मकान खाली कर देना चाहिए, तभी हमें इस पड़ोस के खाने से छुटकारा मिलेगा। सत्यानाश। भारती का परिवार पंजाबी है और हमें तो पता है पंजाबी खाने के कितने शौकीन होते हैं। जूही दूसरी जात की लड़की है जो कि खुद को पंजाबी परिवार में एडजस्ट कर रही है। जूही की शादी को ज्यादा दिन नहीं हुए थे। शादी के पहले 3-4 दिन तो रस्म में निकल जाते हैं, फिर जूही और यश घूमने चले जाते हैं। 15 दिन कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। हनीमून से जूही घूमकर आती है और भारती उससे कहती है, जूही बहू, अब रसोई में हाथ लगवा देती हूँ। कल तेरी पहली रसोई है, आज तू आराम कर ले बेटा। जी मम्मी जी। जूही अपना दिमाग उसी वक्त सोचने में लगा देती है, कल क्या बनाऊं जो सबको पसंद आए। ऐसा कुछ बनाती हूँ जो इनका फेवरेट है। यश से ही पूछती हूँ। जूही यश से पूछने को होती है और देखती है कि वो सो चुका है। लो, ये तो सो भी गए, अब क्या करूं? यूट्यूब है ना, उससे देख लेती हूँ। जूही यूट्यूब खोलती है।
पंजाबियों की पसंदीदा व्यंजन। पंजाबियों का सबसे ज्यादा पसंद होता है छोले भटूरे। अब मेरी पहली रसोई में कल बनेंगे छोले भटूरे। जूही रात में छोले भटूरे की रेसिपी देखती है। फिर अगले दिन सुबह पहले जूही उठते ही छोले फुला देती है। फिर नहा धोकर जूही रसोई में जाती है और एक तरफ छोले चढ़ाती है तो दूसरी ओर भटूरे का आटा लगाती है। छोले बॉयल होने के बाद जूही उसे प्याज और टमाटर डालकर छौंक देती है। छोले की खुशबू तो जबरदस्त आ रही है। अब बस खाकर सब तारीफ कर दे, तब जाकर मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। भारती जूही को आवाज देती है, बहू खाना तैयार है ना? सब खाने की टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। बस मम्मी जी ला रही हूँ। जूही गरम गरम भटूरे उतार कर सबको परोसती है। छोले भटूरे देखकर सब खुश हो जाते हैं। वाह बहू, तुमने तो मेरी पसंद का खाना बनाया है। हाँ भाभी, मेरी भी पसंद यही है। मुझे तो भटूरे इतने पसंद है कि मैं जब भी रेस्टोरेंट या कहीं पर भी जाता हूँ तो भटूरे खाए बिना नहीं आता हूँ। अरे खाने तो दो पहले। बहू छोले भटूरे बिना कच्चे प्याज, अचार और नींबू के अधूरे है। बस लाती हूँ मम्मी जी, वो मैंने पहली बार बनाया है ना तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। जूही प्याज और नींबू काट कर लाती है। अचार लेकर आओ ना। हाँ लाती हूँ। सब दबा दबा कर खाते हैं। खाने के बाद भारती और रंजीत जूही को सोने की अंगूठी देते हैं। रंजीत कहता है, तो छोले भटूरे तो ठीक थे लेकिन खाने में वो मजा नहीं आया जो आना चाहिए। हाँ भाभी, मन तृप्त नहीं हुआ, लग रहा है कुछ और खाओ। जूही, बात यह है कि खाना बहुत हल्का लग रहा था। हमें भारी खाने की आदत है। खाना ऐसा बनाओ जिसे खाकर 4 घंटे भूख नहीं लगे। तुम्हारे भटूरे खाकर लग रहा है कि पेट ही नहीं भरा। सबने 4-4 खा लिए फिर भी पेट नहीं भरा। अब बार बार मांगना भी अच्छा नहीं लगता ना। अरे तो और बना देती हूँ ना मैं। नहीं बहू, एक बार हो गया ना, रहने दो। खा पीकर सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं। दोपहर में भारती जूही से कहती है, बहू वो लोग तो सब ऑफिस में खा लेते हैं और मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, तो बस अपने लिए खाना बना लेना। ठीक है मम्मी जी। भारती चली जाती है। मैं चली सोने। सुबह का खाना ही पेट में रखा हुआ है, अब और क्या खाऊं? मन ही नहीं कर रहा कुछ खाने का। जूही आराम से सो जाती है। उठने के बाद वो सीधा यश को फोन लगाती है। रात में क्या बनाऊं बताओ ना, समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊं। तुम्हें छोले कुलचे बनाने आते हैं क्या? आते तो नहीं लेकिन बना लूंगी। सबकी पसंद पता है, बस अपने पति की छोड़कर। अच्छा, तुम्हें छोले कुलचे पसंद है? क्या करूं, कभी खाने को लेकर हमने बात ही नहीं की ना। लेकिन सोच रही हूँ कुछ बना लूं, क्योंकि छोले तो मैंने सुबह बनाए हैं। कुछ और बनाओ, क्या कहते हो? मैडम, अब तुम बनाओगी वही जो तुम्हें बनाना है, तो मुझसे पूछ क्यों रही हो? उफ़ो, कल छोले कुलचे बनाती हूँ ना। तुम अभी के लिए बताओ क्या बनाओ। अब क्या बनाओगी? बनाओ कुछ भी। वैसे हम पंजाबियों को पराठे भी बहुत पसंद होते हैं। ठीक है, मैं गोभी के पराठे बना लेती हूँ। वाह, गोभी के पराठे मुझे बहुत पसंद है। जूही गोभी के पराठे की रेसिपी पूछने के लिए अपनी माँ को फोन करती है। मम्मी जल्दी से बताओ ना, गोभी के पराठे कैसे बनते हैं? गोभी के पराठे बनाने के 2 तरीके हैं। पहला ये कि गोभी को घस लो, फिर उसका पानी निकाल लो और मसाले मिलाकर जैसे आलू के पराठे बनाते हैं ना, वैसे बना लो। दूसरा, घस कर गोभी को फ्राई कर लो, फिर उसमें मसाले मिलाकर पराठे बना लो। और अच्छा ठीक है, मैं बना लूंगी। जूही पूरी बात सुने बिना फोन रख देती है। इतना आसान है, तुरंत बना लेती हूँ। वो गोभी धोकर रखती है, फिर अपनी माँ के बताए अनुसार उसे घिसती है, फिर उसका पानी निचोड़कर उसमें गोल की नमक और चाट मसाला मिलाती है। लो भाई, बहुत आसान है इन पंजाबियों का खाना, झट से बन गया। बस आटा लगाकर रख देती हूँ। जूही आटा लगाकर रख देती है। फिर जैसे सब आते हैं जूही कहती है, आज मैंने पराठे बनाए हैं, फ्रेश होकर सब खाने पर आ जाओ। अरे बहू, पहले तो तू मुझे चाय पिला। जी मम्मी जी। भाभी, आज का मौसम बहुत अच्छा है, चाय भी पीऊंगी, साथ में पकौड़े छान दो। मैं भी चाय पीऊंगा। बहू, तू सबके लिए चाय और पकौड़े बना दे पहले। ठीक है मम्मी जी, अभी लाती हूँ। जूही रसोई में जाकर चाय चढ़ाती है और एक तरफ पकौड़े छानती है। मम्मी जी ने बोल तो दिया है पकौड़े बना दो, रात का खाना किस पेट में खाएंगे ये लोग? जूही चाय पकौड़े सबको देती है, फिर सब खाकर गप में लग जाते हैं। खाना कब खाएंगे सब? 9 बज गए हैं। भाभी, इतनी भी क्या हड़बड़ी है, आराम से 11 बजे तक खाएंगे। हाँ, पेट तो भर ही गया है, सबका पकौड़े हैवी जो होते हैं। अरे कोई हैवी नहीं है, उल्टा मुझे ना और भूख लगने लगी है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। सब अपने अपने कमरे में फ्रेश होने चले जाते हैं। यहाँ जूही सोचती है, अब भारी क्या होता है इन लोगों के लिए, इंसान है कि क्या है? सब खाने की टेबल पर आते हैं। जूही सबको खाना परोसती है।
बहू मक्खन बिना पराठे कौन खाता है? पापा जी आपकी उम्र हो गई है, इस उम्र में इतना हैवी रात को खाना ठीक नहीं है ना। बहू क्या है अभी, इतने हल्के हैं ये पराठे की बीमार आदमी भी खा ले। वही ना भाभी, ना इसमें हरी मिर्च है, ना इसमें प्याज, ना आटे में मोइन दिया हुआ है, ऊपर से मक्खन भी नहीं दिया। अरे कम से कम सॉस तो दे दो। ये हल्के? और नहीं तो क्या, कभी मेरे हाथों का खाकर देखना। ये मोटे मोटे पराठे, मसाला ठूस ठूस कर भरा होता है, ऊपर से साथ में मैं 3 तरह की चटनी और कच्चे प्याज और रायता बनाती हूँ। इतना हल्का खाना तो हमने कभी खाया ही नहीं। बहू थोड़े भारी पराठे बनाना सीख। ठीक है मम्मी जी, मैं कोशिश करूंगी। सब अच्छे से 5-5 पराठे खा लेते हैं और जूही देखती रह जाती है। रसोई में जाकर जूही कहती है, इतना खा लिया और कहते हैं ये हल्का है, अब क्या मुझे खाएंगे? चाय और पकौड़े खाए सोलग। जूही चिड़चिड़ा जाती है। अगले दिन सुबह सुबह नाश्ता बनाने के वक्त जूही कहती है, छोले कुलचे तो बहुत हैवी होते हैं, वही नाश्ते में बना देती हूँ, वरना कहेंगे हैवी नहीं है बहू, हल्का खाना है। जूही एक तरफ छोले को सीटी लगाने चढ़ाती है, दूसरी तरफ कुलचे का आटा लगाकर रखती है। मसाला बना लेती हूँ और ठूस ठूस कर भर दूंगी। 2 की जगह 1 कुलचा बनाती हूँ ताकि इन्हें बोलने का मौका ही ना मिले। जूही मसाला तैयार करके सारे कुलचे आधे कच्चे सेक कर रख देती है। फिर थोड़ी देर बाद जब सब खाने के टेबल पर आते हैं, जूही सबको खाना परोसती है। आज बहुत हैवी बनाया है मैंने, एक बार खाने के बाद पूरे दिन भूख नहीं लगेगी। वो तो खा के पता चलेगा भाई। सब खाना खाते हैं। बहू तू इसे हैवी कहती है? छोले के साथ बस कुलचा, वो भी बस बोलने को होता है। हमारे घर में कुलचे के साथ तड़का, रायता, सलाद सब बनता है। ऊपर से कुलचे के मसाले में भी कुछ नहीं था। मम्मी जी मैंने तो बहुत अच्छे से मसाला बनाया है और भर भर के डाला है। मसाले में कोई स्वाद ही नहीं है, जैसे कुछ मसाले में डाला ही नहीं है। आलू का चोखा भर दिया आपने, कम से कम रायता तो बनाती और साथ में टमाटर की चटनी। वही लगता है भाभी को खाना बनाना सीखना होगा। एक कुलचे में पेट भर जाता है, लेकिन बहू के 4 कुलचे खाने के बाद भी पेट नहीं भर रहा। बहुत हल्का खाना बनाती है बहू तो। मैंने तो 2 की जगह 1 बनाया है, फिर कैसे हल्का है? बहू लगता है तेरे हाथों से मक्खन तेल घी छूटता नहीं है। कुलचे को मक्खन में सेकती हूँ, छोले में तेल तो नजर ही नहीं आता तेरा। और तो और कुलचे के आटे मैं घी से लगाती हूँ और अच्छे से उसे गूंथती हूँ। मजा नहीं आया खाके। जूही को सबकी बातें सुनकर बहुत खराब लगता है। वो रसोई में जाकर बहुत रोती है और नाश्ता भी नहीं करती। इतनी मेहनत से बनाया कि किसी को कुछ बोलने का मौका ना मिले, लेकिन मेरी किस्मत ही फूटी है। शायद भगवान मुझे लव मैरिज करने की सजा दे रहा है। पापा ने कितना कहा था, बेटा मैं अच्छा लड़का देख देता हूँ, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। जूही अपने कमरे में जाकर अपनी एक सहेली मोना को कॉल करती है और उससे सब कुछ बताती है। यार मैं क्या करूँ, अब हैवी खाना किसे बोलते हैं? इनको कुछ भी खिला दो ना तो वो इनके लिए हल्का ही है। तो तू एक काम क्यों नहीं करती, यश के ननिहाल से किसी को बुला ले और वो लोग जब तेरा खाना खाकर तारीफ करेंगे तब इनकी आंखें खुलेंगी। हाँ बात तो सही है, थैंक यू यार मुझे रास्ता दिखाने के लिए। जूही यश को ऑफिस में फोन करती है और कहती है, यश वो मुझे ना तुमसे बात करनी है। हाँ मुझे पता है तुम यही कहोगी, खाने में क्या बनाओ। मैं कहूंगा कुछ और तुम बनाओगी कुछ। नहीं मुझे कुछ और कहना है। वो तुम्हारे मामा का लड़का है ना, वो गोलू? हाँ वही, शादी में उससे बात नहीं हो पाई थी। अब तुम्हारे बाद उसी की शादी है तो मैं सोच रही थी कि कुछ दिन के लिए उसे बुला लेते हैं। अब कजिन के साथ बॉन्डिंग होनी भी तो जरूरी है ना। हाँ तो फिर मैं अपने ताऊ के लड़कों को भी बुला लेता हूँ अगले संडे खाने पर। सब साथ में रहेंगे तो गेट टुगेदर हो जाएगा। ये अच्छा है, बुला लो। तुम कुछ अच्छा बना पाओगी ना? हाँ हाँ बना लूंगी, लेकिन इस बार पंजाबियों का खाना नहीं, कुछ और बनाऊंगी। वो सब तुम पर है। यश अपने सभी कजिन को फोन करके संडे को घर आने को बोल देता है। यहाँ जूही अपनी तरफ से बहुत मेहनत करती है और उसे कभी कोई जश्न नहीं मिलता, बस सुनने को यही मिलता है, खाना बहुत हल्का है बहू। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और संडे आ जाता है। यश के सभी कजिन आने वाले होते हैं। सुबह से ही जूही खाना बनाने में लग जाती है। सोनल कहती है, भाभी कम से कम आज तो हैवी बनाइएगा आप कुछ, ये नहीं कि हमारी इंसल्ट हो जाए। हाँ हाँ मैं आज बहुत कुछ बना रही हूँ, शाम को जब सब आएंगे ना तब आप देखना, किसी को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। तब सही है भाभी। भारती जूही को काम में देखकर सबसे कहती है, बहू सुबह से काम में लगी है, तुम लोग बहू को खाने के लिए परेशान मत करना। अब सब सीधे शाम को ही खाना खाएंगे।
वो बेचारी अकेले शाम के खाने की तैयारी कर रही है। अभी सुबह और दोपहर का खाना हमें खिलाने के चक्कर में वो उनका खाना भी नहीं बना पाएगी। मैं तो भूखा रह सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहू शाम को कुछ अच्छा खिला दे बस। पापा है तो ये बड़ा मुश्किल, बस हम सब आशा कर सकते हैं कि शाम को भाभी कुछ हैवी खिला दे। सब हंसने लगते हैं। यहाँ रसोई में जूही लगी पड़ी थी। इडली चटनी सांभर बनाती है, फिर मटर पनीर की सब्जी, आलू दम और फुलके, साथ में चावल। इतना सब तो बना दिया है, अब एक मीठा बाजार से मंगवा लूंगी और चाउमीन बना लेती हूँ। किसी को अगर चाइनीज खाने का मन हुआ तो। जूही चाउमीन भी बना लेती है, फिर थोड़ी देर आराम करती है। इतने में यश के सभी कजिन आ जाते हैं। भाभी आपको शादी के बाद पहली बार हमसे मिल रहे हैं। हाँ भाभी, आज की शाम बहुत अच्छी होने वाली है। आप सब बैठिए, मैं ठंडा लेकर आती हूँ। भाभी मेरे लिए कॉफी। मेरे लिए चाय। अभी लाती हूँ। सब मिलकर गप करने लगते हैं और जूही चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है। भाभी एक नंबर है कॉफी, मैं तो कुछ दिन यहीं रुकने वाला हूँ। हाँ हाँ बेटा, तेरा ही घर है। रंजीत से अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बहू सबके लिए कुछ खाने को लगा ही दे, इतनी दूर से सब आए हैं, बच्चे को भूख भी लग गई होगी। हाँ भाभी, भूख तो हमें लग रही है। हाँ तो मैंने इडली चटनी और सांभर बनाया है, बस अभी लाती हूँ। जूही सबके लिए इडली चटनी सांभर लगाती है। इडली देखकर सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। भाभी लगता है आप भूल गई हैं, हम पंजाबी हैं, हमें इतना हल्का खाने की आदत नहीं है। ये तो कहाँ जाएगा, पेट में पता ही नहीं चलेगा। अरे नहीं नहीं, मैंने खाना बनाया है अलग से, ये तो बस स्टार्टर है। भाभी स्टार्टर में इडली कब से आने लगे? स्टार्टर में पनीर चिल्ली, बेबी कॉर्न चिल्ली, ये सब आता है क्या आप भी? भाभी इसे हैवी कह रही थी आप। क्या यश भाई, लव मैरिज में ना यही दिक्कत होती है। जूही की आंखें भीग जाती है, वो रसोई में चली जाती है। ये सब ऐसी ही है। अब खाने में हैवी क्या होता है? अब क्या लोहा पीतल खाने में खाएंगे ये? सब 10 मिनट में इडली खाकर चट कर देते हैं। हेमा कहती है, यश तूने शादी के वक्त भाभी से बताया नहीं था कि हम सब हैवी खाना पसंद करते हैं? ऑब्वियसली नहीं बताया होगा, क्योंकि उस वक्त तो इन्हें शादी करने की लगी थी बस। इधर सब आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, गेम खेलते हैं। यहाँ जूही अपने कमरे में अकेली बैठी खुद को कोस रही थी। मेरे मुंह में ही आग लगी थी जो मैंने गोलू को बुलाने के लिए यश से कहा। इतना सब सुबह से कर रही हूँ, फिर भी मुझे ये सुनने को मिल रहा है, इतना हल्का खाना हम नहीं खाते। थोड़ी देर बाद 8 बजे जूही सबका खाना लगाती है। खाने की प्लेट देखकर स्नेहा कहती है, भाभी ऐसे तो 4 प्लेट में भी मेरा पेट ना भरे। मैं तो अभी वापस चला जाऊंगा, नहीं तो पता चला मैं अभी तुम सबकी तरह भूखा रह गया। चावल तो इतना हल्का होता है कि तुरंत भूख लग जाती है। सब खा पीकर अपने घर चले जाते हैं। भारती कहती है, बहू कम से कम मेहमान के लिए तो कुछ हैवी खाना बना देती, कि चावल आलू दम से कोई पेट भरता है। तो मम्मी जी और क्या ही बनाती मैं? कल से तेरी कुकिंग क्लास लगवा देती हूँ, फिर तुझे हैवी समझ में आएगा। जूही भारती को बिना कोई जवाब दिए अपने कमरे में चली जाती है। हैवी हैवी, कल इतना हैवी खाना बना दूंगी कि इनसे खाया ही नहीं जाएगा। हैवी हैवी करके मेरा माथा खा गए सब। अगले दिन जूही एक बड़े 5 किलो के पतीले में सांभर बनाती है, फिर उसी पतीले में नारियल की चटनी बनाती है। अब एक कढ़ाई से आलू का मसाला बनाती हूँ। दम तक इसमें बराबर का प्याज डाल दूंगी। बहू बिना प्याज के खाना थोड़ी ना होता है। अब खाएंगे आज ये डोसा जो खत्म ही नहीं होगा। जूही रेडीमेड डोसे का बैटर निकालती है, फिर दूसरी तरफ मसाला बनाती है, फिर बैटर को थोड़ी देर रख देती है ढककर। आधे घंटे बाद सब खाने के टेबल पर आते हैं। तब भारती कहती है, बहू खाना तो हैवी खिलाते नहीं, कम से कम कुछ भी खिला तो दो, भूख से सबकी हालत खराब है। हाँ लाती हूँ मम्मी जी। जूही बैटर में इनो डालती है, फिर उसे मिलाकर डोसा बनाती है। वो डाइनिंग टेबल जितना बड़ा और एक कढ़ाई मसाला उसी में डाल देती है। बहुत हैवी हैवी करते ना ये लोग, अब इन्हें समझ में आएगा कि हैवी क्या होता है। खाते खाते इनकी हालत खराब न हो गई तो आज मेरा नाम जूही नहीं, आज के बाद ये लोग हैवी शब्द बोलना भूल जाएंगे। डोसा बनाकर जूही डाइनिंग टेबल पर लगाती है और सब देखते रह जाते हैं। बहू ये क्या है? पापा जी ये डोसा है, किसी का पेट नहीं भर रहा है ना, तो मैंने हैवी डोसा बना दिया। सांभर चटनी लेकर आती हूँ, उसके बिना तो डोसा अधूरा है। एक एक पतीला भर सांभर चटनी देकर सबकी हालत खराब हो जाती है। भाभी ये कुछ ज्यादा नहीं है? नहीं नहीं दीदी, कहाँ, डोसा तो तुरंत खत्म हो जाएगा। आप लोग खाना शुरू करो ना, दूसरा डोसा चढ़ा दिया है। सब खाने लगते हैं। खाते खाते उनकी हालत पस्त हो जाती है। कुणाल पानी पीने लगता है।
अरे पानी क्यों पी रहे हैं? अभी खाना बाकी है। अरे लहसुन की चटनी लाना ही भूल गई, अब भी लाती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है बहू, ये बहुत हो गया। अभी कहाँ मम्मी जी, एक और डोसा तो खाना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग भूखे रह जाएंगे। सब खा खा कर पस्त हो जाते हैं। रंजित कहता है, नहीं बहू, और नहीं। पापा जी कम से कम ये सांभर और चटनी तो खा लीजिए, बस एक और डोसा ला रही हूँ मैं। जूही रसोई में जाकर एक और डोसा ले आती है। एक और चढ़ा देती हूँ। डोसा का नाम सुनकर सब एक साथ कहते हैं, नहीं अब और नहीं। नहीं अब और नहीं। नहीं अब और नहीं। ये 10 किलो का डोसा है तुम्हारा, अब और नहीं खा सकता। बहू मेरा भी हो गया बस। पापा जी ये वाला तो बन गया है, खा लीजिए ना। मैंने बटर डालकर बनाया है, बिना बटर का आप खाते नहीं है ना। एक तो खा लीजिए वरना ऑफिस में आपको भूख लग जाएगी। अरे अब बिल्कुल भी नहीं। बहू तू 10 किलो का डोसा बनाकर हमें मारना चाहती है क्या? वही खाना तो बना जो पहले बनाती थी, कम से कम खा के मरेंगे तो नहीं। इतना खाकर तो मुझसे उठा ही नहीं जा रहा। सोनल दीदी आप ये लहसुन वाली चटनी खा लो ना। नहीं भाभी अब कुछ नहीं, अपना 10 किलो का डोसा यहाँ से ले जाओ, नहीं खा सकती मैं अब। एक ही मिनट में सबकी अकल ठिकाने आ जाती है और सब अब जूही जैसा बनाती है बिना ऐब निकाले खा लेते हैं। अनीता मल्होत्रा अपने 2 बेटे अविनाश और हर्षद और 2 बहुएं शिवानी और ज्योति के साथ रहती हैं। बड़ी बहू शिवानी जो भी काम करती पूरे मन के साथ और बहुत अच्छे से करती, लेकिन छोटी बहू ज्योति जो भी काम करने जाती उसे बिगाड़ ही देती। उसकी इस आदत से पूरा घर परेशान है। तभी किचन से बर्तन टूटने की आवाज आती है। अनीता किचन में जाते हुए कहती है, अरे अब क्या गिरा दिया? बाप रे, नई क्रॉकरी का सेट का ग्लास तोड़ दिया तूने ज्योति। तुझ में अकल है कि नहीं? पता भी है कितना महंगा ग्लास है। कितनी लापरवाही करती है, एक काम ठीक से नहीं कर सकती तू। सॉरी मम्मी जी, गलती से हाथ से छूट गया। क्या सॉरी? तेरे सॉरी से मेरा ग्लास वापस आ जाएगा क्या? अब खड़ी क्या है, जल्दी से साफ कर कांच। अब क्या किसी को कांच लगने का इंतजार करेगी? और सुन, ठीक से साफ करना, एक भी कांच का टुकड़ा ना रह जाए, किसी को लग सकता है। अनीता इतना कहकर बाहर चली जाती है और ज्योति जल्दी जल्दी कांच साफ करने लगती है। सारा कांच जल्दी से साफ कर देती हूँ, अगर जरा भी कांच रह गया तो मम्मी जी और डांटेंगी। और हड़बड़ी में ज्योति से एक कांच का टुकड़ा रह ही जाता है। तभी वहां पर बड़ी बहू शिवानी आती है और कांच उसके पैर में चुभ जाता है। वो जोर से चिल्लाती है, मेरा पैर कट गया। उसकी आवाज सुनकर अनीता भाग कर आती है। अरे बाप रे, तुम्हें तो चोट लगी। तुम्हारे पैर में कांच कैसे लग गया? पता नहीं मम्मी जी, मैं किचन में पानी लेने जा रही थी और मेरे पैर में कांच लग गया। ज्योति, तुमसे कहा था ना कि ठीक से कांच साफ करना। इतनी लापरवाही। तुम्हारी वजह से देखो शिवानी के पाँव में चोट लगे। क्या तरीका है ये? कोई काम ठीक से नहीं आता तुम्हें, पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है। अब खड़ी क्या है, देख नहीं रही शिवानी को कितनी चोट लग गई है? जाके फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ। ज्योति फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है। अनीता दवाई लगाती है। शिवानी बेटा आराम करो, आज तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। आज सारा काम ज्योति ही देख लेगी। अरे अब खड़ी क्या है ज्योति, जाके खाना बना और सुन, ध्यान से बनाना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझी? जी ठीक है मम्मी जी। ज्योति हड़बड़ाती हुई किचन में जाती है और जल्दी जल्दी खाना बनाते हुए खुद में ही बड़बड़ाने लगती है। अरे ये मुझसे क्या हो गया, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मेरी वजह से शिवानी भाभी के पैर में चोट लग गई। सच में मम्मी जी सही कहती हैं, मैं किसी काम की नहीं, जो भी करती हूँ सब गड़बड़ कर देती हूँ। पता नहीं मुझसे कोई काम ठीक से क्यों नहीं होता। अब जल्दी से खाना बना लेती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा और फिर से मम्मी जी गुस्सा करेंगी। इस बार ध्यान से करूँगी, कोई गड़बड़ नहीं करूँगी, नहीं तो फिर से सब मेरी ही गलती निकालेंगे। ज्योति खाना बनाने लगती है और उससे सब्जी जल जाती है। हे भगवान, ये क्या हुआ, पूरी सब्जी जल गई। अब मैं क्या करूँ? मम्मी जी को पता चला तो बहुत डांटेंगी। तभी अनीता की आवाज आती है, ज्योति खाना बन गया हो तो ले आओ, सब लोग आ चुके हैं। ज्योति परेशान, हे भगवान अब क्या करूं, सब आ चुके हैं, खाना तो अभी तैयार भी नहीं हुआ, अब क्या करूं? जल्दी से पहले खीर बना देती हूँ, फिर रोटी बनाऊंगी। ज्योति हड़बड़ा जाती है और खीर में गलती से शक्कर की जगह नमक डाल देती है और जल्दी से खाना टेबल पर लाकर लगाती है। सब लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं।
शिवानी पहला निवाला खाती है। जैसे ही वो सब्जी से खाना शुरू करती है, बुरा मुंह बनाकर खाना थूक देती है। ये कैसी सब्जी बनाई है? ये तो पूरी जली हुई है। ज्योति, तुम्हें ना कोई काम ठीक से करना नहीं आता। अनीता खीर खाती है तो वो भी मुंह बिगाड़ती है। ये क्या किया ज्योति? खीर में नमक डाल दिया है। क्या करूं मैं तेरा? हे भगवान, ये कैसी बहू पल्ले पड़ गई मेरे। ज्योति का मुंह उतर जाता है। अगले दिन सुबह अनीता दोनों बहुओं को घर के काम सौंपती है। शिवानी बेटा, तू खाना बना लेना। इस महारानी को कहूंगी तो सब गड़बड़ कर देगी। ज्योति, तू बाजार से सब्जी लेकर आ, और सुन, सही सही रेट में लेके आना, महंगी मत लेकर आना, और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझी? जी ठीक है मम्मी जी। ज्योति बाजार जाने लगती है और खुद में ही बड़बड़ा रही थी। मुझसे हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। क्या करूं मैं? लाख कोशिश करो सही से काम करने की, पर मुझसे हो ही नहीं पाता। आज देखना, इतनी सस्ती सब्जियां लेकर जाऊंगी, मम्मी जी खुश हो जाएंगी। ज्योति सब्जियां लेकर घर आती है। मम्मी जी, आज ना आप खुश हो जाएंगी। आज मैं बहुत सस्ती सस्ती सब्जियां लेकर आई हूँ। अरे वाह, आज तो कमाल हो गया। चलो, ज्योति बहू ने कोई काम तो ठीक से कर लिया। देखो तो क्या क्या लेके आई है। अनीता थैला खोलकर देखती है तो सारी सब्जियां बासी थी। अरे ये क्या किया तूने ज्योति? सारी की सारी सब्जियां बासी है। तुझ में अक्ल है या नहीं? मम्मी जी, मैं क्या करती? अच्छी अच्छी सब्जियां तो बहुत महंगी थी। ये थोड़ी बासी है पर बहुत सस्ती है। अगर मैं महंगी वाली लाती तो आप मुझे बहुत डांटती, तो मैं ये वाली ले आई। भगवान, ये नमूना मेरे ही पल्ले बांधना जरूरी था। अरे तुझे कब अकल आएगी ज्योति? कुछ सीख शिवानी से। उसको कभी मुझे सिखाना नहीं पड़ता, और तुझे सिखा सिखा कर थक गई हूँ मैं। भगवान बचाए ऐसी बहू से। अनीता ने कुछ ज्यादा ही डांट दिया ज्योति को। ज्योति रोने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है। इसको सुधारने का एक ही रास्ता है, इसकी माँ को बुलाना होगा। अब वही सुधारेगी ज्योति को। अगले दिन ज्योति की माँ ज्योति से मिलने आती है। वैसे तो दुनिया की हर लड़की अपनी माँ के आने से बहुत खुश होती है, लेकिन ज्योति अपनी माँ के आने से बहुत दुखी थी। अनीता ये बात नोट करती है कि ज्योति अपनी माँ के आने से खुश होने की जगह दुखी हो गई है। ज्योति अपनी माँ के लिए कांच के गिलास में पानी लेकर आती है। ज्योति, जब तुझसे कांच के बर्तन नहीं संभलते तो कांच के गिलास में पानी क्यों लाई? अभी टूट जाएगा तो? अकल तो है नहीं तुझ में, बिल्कुल मंद बुद्धि है। क्या करूं मैं तेरा? माँ की डांट सुनकर ज्योति बुरी तरह डर जाती है और हड़बड़ी में उससे ग्लास टूट जाता है। अनीता ये बात नोट करती है कि माँ के डांटने से ज्योति बहुत डर गई थी। ज्योति सबके लिए किचन में खाना बना रही थी। आज मैं खाना इतना अच्छा बनाऊंगी कि सब खुश हो जाएंगे। 1 चम्मच नमक, अब बस इसमें 2 सीटी लगाऊंगी और सब्जी तैयार हो जाएगी। अनीता ज्योति की बात सुन रही थी, तभी वहाँ ज्योति की माँ आती है। ज्योति, अभी से बता रही हूँ, खाना अच्छा बनना चाहिए, नमक ठीक होना चाहिए, न कम न ज्यादा, और सब्जी ठीक से पकी होनी चाहिए, समझी? ससुराल में मेरी नाक मत कटा देना। बचपन से मैंने तुझे क्या क्या सिखाया, लेकिन तेरी अकल में ही पत्थर भरे पड़े हैं। जब देखो गड़बड़ करती रहती है। अगर आप कोई गड़बड़ की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? माँ की डांट सुनकर ज्योति फिर से डर जाती है और हड़बड़ी में 1 की जगह 2 चम्मच नमक डाल देती है और हड़बड़ी में कुकर की सीटी ही भूल जाती है। हे भगवान, अभी 2 सीटी आई है या 3, मैं तो भूल गई। एक काम करती हूँ, 1 सीटी और लगा देती हूँ। अगर सब्जी कच्ची रह गई तो बहुत डांट पड़ेगी। ज्योति ज्योति, इस चक्कर में सब्जी जल जाती है। हे भगवान, सब्जी तो आज भी जल गई, अब क्या करूं? अब तो मेरी सास और माँ दोनों मुझे बहुत डांटेंगे, अब मैं क्या करूं? सब लोग खाना खाने बैठते हैं। ज्योति का चेहरा उतरा हुआ था क्योंकि उसे पता था कि आज तो उसे डबल डांट पड़ने वाली है। सब लोग खाना शुरू करते हैं। कितना नमक डाल दिया है तूने ज्योति? तुझे एक काम ठीक से करना नहीं आता क्या? कब सीखेगी तू खाना बनाना? बैल बुद्धि है क्या तू? बचपन से समझाती आ रही हूँ, लेकिन तेरे दिमाग में बुद्धि की जगह भूसा भरा हुआ है। ये कैसा खाना बनाया है? मेरी तो नाक कटा दी। अक्ल नाम की चीज नहीं तुझ में। सबकी डांट सुनकर ज्योति का चेहरा उतर जाता है। बस, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा मेरी बहू को। सब लोग हैरान होकर अनीता की तरफ देखने लगते हैं। अरे सबसे गलतियां हो जाती हैं। ज्योति बहू भी तो इंसान है। हो गई गलती, कोई बात नहीं ज्योति बेटा, आगे से ध्यान रखकर खाना बनाना।
मुझे पूरा यकीन है कि तुम अच्छे से खाना बना पाओगी। आज के बाद इस घर में तुम्हें कोई नहीं डांटेगा। ये सुनकर ज्योति की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो अनीता को गले लगा लेती है। सच मम्मी जी, आपको मुझ पर इतना भरोसा है? हाँ बेटा, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। बस तुम ना थोड़ा नर्वस हो जाती हो, जिसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है। अब से तुम ये सोचकर खाना मत बनाया करो कि हमें कैसा लगेगा खाना, बल्कि ये सोचकर बनाओ कि जैसा भी बनेगा बेस्ट ही बनेगा, क्योंकि तुम सब कर सकती हो, वो भी अच्छे से। अनीता की बात सुनकर ज्योति खुश हो जाती है। ज्योति शाम में खाना बनाती है। अगर आज भी नमक तेज हो गया तो? तभी अनीता आती है। क्यों तेज हो जाएगा बेटा, तुम्हें तो सब आता है। मुझे यकीन है कि तुम बहुत टेस्टी खाना बनाओगी। ज्योति खुश हो जाती है और सारा खाना खुशी खुशी बनाती है। जब सब लोग खाना खाते हैं। आज क्या जलाया है ज्योति जी? मेरा मतलब क्या बनाया है? शिवानी खाना खाती है। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। ये सच में तुमने बनाया है ज्योति? अरे तुम तो मुझसे भी कमाल की कुक हो। सच भाभी? बहुत टेस्टी सब्जी बनी है ज्योति बेटा, सच में आज तो तुमने कमाल कर दिया। देखा, मेरी डांट का असर तो पड़ा इस पर। नहीं माँ, आपकी डांट का नहीं, मम्मी जी की प्यार का असर है। मम्मी जी, जब आज आपने मुझ पर विश्वास दिखाया कि मैं अच्छा खाना बना सकती हूँ, तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। मेरे मन में जो गलती करने का डर रहता था ना, वो निकल गया, और इसीलिए शायद मैं आज अच्छा खाना बना पाई। हाँ, जब मैंने प्रमिला जी को ज्योति को डांटते देखा, तब मुझे पता चला कि ज्योति को तो सब काम अच्छे से आते हैं, पर हम लोग हर छोटी छोटी बात पर उसे बस डांटते रहते हैं, जिसकी वजह से उसका आत्मविश्वास कम होता जा रहा है और ज्योति ज्यादा गलतियां करने लगती है। तब मुझे अपनी और हम सबकी गलती का एहसास हुआ कि गलती तो हम सबसे होती है, लेकिन उसके लिए हमें किसी को इतना भी नहीं डांटना चाहिए कि सामने वाला अपना आत्मविश्वास ही खो दे। मुझे भी मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं बचपन से ज्योति को इतना डांटती आई हूँ कि मेरी ज्योति ने अपना आत्मविश्वास ही खो दिया। मुझे माफ़ कर दे बेटा, अब से मैं तुझे कभी नहीं डांटूंगी। मुझे भी माफ़ कर दे ज्योति, मैंने भी गलती की है। अब सब माफ़ी मत मांगिए, गलतियाँ तो इंसान से ही होती है, लेकिन अगर किसी ने मुझे फिर से डांटा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहू की बुराई करने को किसी सास को कह दो, दिन रात सुबह शाम कैसे खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। एक मोहल्ले में रमा देवी अपनी सहेलियों के बीच थी। अरे पता नहीं क्या देख कर बेटे ने शादी कर ली इस काली कलूटी लड़की से। मेरा बेटा तो देखा है ना आप लोगों ने। कहाँ बहन जी, ना आपका लड़का देखा ना बहू। आपको तो पता ही है, हम लोगों को किसी के घर जाना ठीक नहीं लगता। वो तो सही है। अब आप लोग मुझे तो देख रही है ना, कितनी सुंदर गोरी और गड़े नैन नक्श। अब क्या कहूँ, और बस समझ लो मेरा बेटा मेरी तरह ही है। लेकिन बहू काली और कलूटी। हाय रे, फिर क्या हो गया था जो ऐसी शादी करने की ना बता गई थी? अब क्या बताया बहन जी, किसी को रोक तो सकते नहीं है ना। बेटा कॉलेज में पढ़ता था, वहीं फांस लिया उसने मेरे बेटे को। अब देखो कैसे महारानी बनकर रह रही है। रमा देवी के जीवन में बस एक ही काम था, बहू की बुराई। मंदिर में कीर्तन के वक्त, हाय रे कितनी मीठी आवाज है इस लड़की की। अरे कितना प्यारा गा रही है। क्या हुआ है आपको बहन जी? अरे एक मेरी बहू बोलती है तो लगता है जैसे कान में किसी ने लोहा गरम करके पिघला कर डाल दिया हो। इतना कोड़ी आवाज तो मैं कहूँ गला खराब हो जाए ना तो भी नहीं निकलती। अरे बहन जी, इस लड़की की आवाज भी ऐसी ही है। ये तो बस लिप सिंग कर रही है, गाना तो टेप रिकॉर्डर में बज रहा है। रमा देवी, जो कि सिर्फ बहू की बुराई करना जानती थी, इससे भी संतुष्ट नहीं हुई। अरे कम से कम लिप सिंग तो कर रही है ना, मेरी बहू को तो वो भी करना नहीं आता। बस सारा दिन पक 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 करती रहती है।
जानती हूँ मैं आपकी बहू को। हैं? कैसे कैसे देखा आपने उसको? अरे नहीं नहीं, कहाँ, जो सुना है वो आपसे ही तो सुना है, और जो भी सुना है ना उससे मेरा तो मन ही नहीं करता कि मैं उसे देखूं। तभी रमा देवी का फोन बजता है। बहू का फोन है बहन जी, रुकिए। फिर वो बहू से कुछ बात करती है और पर्स से एक दवा निकाल कर खाती है। वाह बहन जी, बहू तो आपकी ठीक है, आपको दवा खाना भी याद दिलाती है। अरे कौन करता है आज के समय में? अरे सब नौटंकी है। वो क्या है ना, किडनी की बीमारी है मुझे, जानती है ना। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो पैसा भी लगेगा, सेवा भी करनी पड़ जाएगी। तो ये ना अपना ख्याल रख रही है, मेरा नहीं। चलिए चलती हूँ। कह रही थी कि खाना गरम कर रही हूँ, जल्दी से आकर खा लीजिए। अरे जाइए जाइए भाई, गरम खाने का सुख न जाने कब हमें मिलेगा। अरे ठंडा हो जाएगा तो गरम करने में मेहनत भी तो लगती है ना, वही तो बचाना चाहती है, अच्छे से जानती हूँ उसे। चलिए जी, चलती हूँ। रमा देवी घर आती है, जहाँ सुंदर सुशील बहू लैपटॉप पर काम कर रही होती है। माँ 2 मिनट आप चेंज कर लीजिए, मेरी एक मीटिंग चल रही है, जैसे ही खत्म हो जाए मैं खाना लगाती हूँ। हाँ हाँ ठीक है बहू। बहू खाना लगाती है। दोनों सास बहू बैठकर खाना खा रही होती है कि माँ जी बहुत भूख लगी थी, अकेले खाने का मन नहीं था तो सोचे आपको बुला लूं, साथ खा लेंगे। मंदिर में कुछ और तो नहीं हो रहा था ना जो छोड़ के आपको आना पड़ा हो? अरे कहाँ कुछ, आजकल तो शुद्ध गले से भजन भी किसी के नहीं निकलते। गंदी सी एक लड़की टैप रिकॉर्डर में लिप सिंग कर रही थी, सारा मूड ही ऑफ हो गया। सोचा था ताल मंजीरे की धुन में प्रभु के भजन और भक्ति का सुख लूंगी, लेकिन लगता नहीं अब यह मुमकिन है। अरे क्यों नहीं मुमकिन माँ, चलेंगे ना कभी आपके साथ मंदिर, मैं सुनाऊंगी ना आपको भजन। रमा देवी की बहू की बुराई की बात कभी खत्म ही नहीं होती। अब तो लोग रमा की एक तरह की बात से तंग भी आ चुके होते हैं। रमा देवी एक दिन पड़ोसन से कहती हैं, अरे सोनू की अम्मा जरा बाजार जाना था, जन्माष्टमी में कान्हा के कपड़े लेने हैं, चलोगी क्या? हाँ चलूंगी, लेने तो मुझे भी है, लेकिन अरे लेकिन क्या है, क्या हो गया लेकिन? अब मेरी बहू की तरह बात ना किया कर कि हर बात के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई कर देती है। यही लेकिन है मेरे साथ। आपके साथ जाओ तो सिर्फ एक ही बात, बहू की बुराई, बहू की बुराई। अरे मान लिया आपकी बहू ठीक नहीं है, लेकिन मैं बोर हो जाती हूँ एक ही तरह की बात सुन सुनकर। अच्छा, अरे ठीक है ना, नहीं करूँगी। चल, वैसे भी जब तू सास बनेगी ना तब आना मेरे पास। सास सहेली के साथ बाजार जाती है, लेकिन फिर वही आदत से मजबूर सहेली तंग आकर दूसरी औरतों के पास जाती है और सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो लोग रमा की बहू से मिलके ही रहेंगे। अरे रमा जी, सर अपनी बहू को तो लेकर आना, बहुत तंग करती है ना वो आपको। अब हम उसके मजे लेंगे, देखना कैसे सीधी हो जाएगी। है? इसकी बेइज्जती करोगे? अरे जरूर, मैं कल ही लेकर आती हूँ उसे। अगले दिन, अरे बहू वो क्या है ना, मंदिर की औरतें कह रही थी कि बहू से तुम मिलवा दो, तो तू भी चला आज मेरे साथ। जी माँ जी, क्यों नहीं, चलिए चलते हैं। बहू तैयार होकर मंदिर आती है। अरे रमा दीदी की बहू तो बहुत सुंदर है। क्या बात है बहू, कौन सा साबुन लगा रही हो जो काली से एकदम गोरी हो गई? काली? मैं तो कभी काली थी ही नहीं, मैं तो बचपन से ऐसी ही थी। अरे मतलब रंग तो अब पहले से बहुत ही दब गया है इसका। जब शादी हुई थी ना तब देखते तो पता चलता ये बहुत काली थी। अच्छा बहू, ये माइक ले लो और जरा 1-2 भजन तो सुना दो। सास मन ही मन खुश होती है कि अब तो बहू की सबके सामने बेइज्जती पक्की। लेकिन ये क्या, बहू जो गाना शुरू करती है कि पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है, सब झूमने लगते हैं और जैसे ही भजन खत्म होता है सब बहू के लिए तालियां बजाने लगते हैं।
इस मंदिर में इतना सुख कभी नहीं मिला। देखिए तो जरा, ईश्वर की मूर्ति भी मुस्कुरा रही है। सभी औरतें रमा को देखकर अजीब सी शक्ल बनाती है। अरे हीरा बहू है तुम्हारी, कुछ तो शर्म करती। सास को गुस्सा आ जाता है। वो बहू को लेकर घर आती है, लेकिन उसी रात हाय रे, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। माँ चलो मैं आपको अस्पताल ले चलता हूँ। माँ मैं कार निकालती हूँ, तुम माँ को उठा कर ले आओ। पूरे मोहल्ले में बात फैल जाती है कि रमा को कोई बड़ी बीमारी हो गई है और वो बच नहीं सकती। सभी उससे मिलने अस्पताल जाते हैं, लेकिन रमा तो मुस्कुरा रही होती है। चलो शुक्र है तुम्हें कुछ हुआ नहीं, तुम ठीक हो। बहू की ना ज्यादा टेंशन ना लिया करो। अरे मन में कोई बात लगा ली होगी तुमने। लेकिन इस बार तो रमा की पूरी बोली ही बदली थी। अरे लाखों में एक है मेरी बहू। आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ उसी के कारण। सही वक्त पर उसने मुझे ब्लड डोनेट नहीं किया होता तो आज मैं जिंदा ना होती। देख रमा, ये तो हम पहले भी जानते थे कि तेरी बहू बहुत अच्छी है, लेकिन तू खुद इस बात को समझे, हम यही चाहते थे बस। हाँ शुक्रिया।